आज हमारे सामने इतिहास के कुछ पन्ने हैं और ये सिर्फ पन्ने नहीं हैं, ये एक तरह की पहेली है। ये पन्ने मध्यकालीन भारत के हैं। एक ऐसा दौर जिसमें सल्तनतें बनी, साम्राज्य उभरे और ऐसी लड़ाइयाँ हुई जिन्होंने इस देश का नक्शा ही बदल कर रख दिया। हमारे पास जो जानकारी है वो राजाओं, तारीखों, राजवंशों से भरी पड़ी है। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ इस लिस्ट को दोहराना नहीं है। हम कोशिश करेंगे इस उलझी हुई कहानी के धागे सुलझाने की, ये समझने की कि सत्ता का खेल असल में कैसे चलता था, कुछ फैसले क्यों लिए गए और उनका आज हम पर क्या असर है। चलिए इस दौर की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और इस पहेली को सुलझाने के लिए हम सिर्फ कब और किसने नहीं पूछेंगे, हम पूछेंगे क्यों। क्यों एक आक्रमणकारी सिर्फ लुटेरा बन के रह गया और दूसरा साम्राज्य का संस्थापक बन गया। क्यों एक बादशाह के जिन्हें लोग पागलपन भरे फैसले कहते हैं, उनमें भी भविष्य की एक झलक थी। इन क्यों के जवाबों में ही असली कहानी छिपी है, मुझे लगता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। दिल्ली सल्तनत से ठीक पहले का भारत। उस वक्त पल्लव, चोल ये सब महान मंदिर बनवा रहे थे। लेकिन असली ड्रामा तो उत्तर भारत में चल रहा था, जहां अजमेर के शासक थे पृथ्वीराज चौहान। उनकी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। 1191 में तराइन की पहली लड़ाई, वो मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं, एक शानदार जीत। लेकिन ठीक एक साल बाद 1192 में उसी मैदान पर उसी दुश्मन से वो हार जाते हैं। एक साल में ऐसा क्या बदल गया? ये सिर्फ एक राजा की हार तो नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारतीय इतिहास का एक एक निर्णायक मोड़ था। आपकी बात बिल्कुल सही है, ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक दरवाज़ा था जो खुल गया। इससे पहले महमूद गजनी जैसे आक्रमणकारी आए थे। उनका मकसद साफ था, आओ, लूटो और वापस चले जाओ। जैसे सोमनाथ मंदिर पर हमला। हाँ, 1025 का सोमनाथ मंदिर पर उसका हमला, वो इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन गौरी का इरादा अलग था। वो सिर्फ दौलत नहीं, जमीन चाहता था, वो यहाँ रुकना चाहता था, शासन करना चाहता था। और तराइन की दूसरी लड़ाई ने उसे बस वही मौका दे दिया और भारत में तुर्की शासन की नींव रख दी। और इसी नींव पर खड़ी हुई दिल्ली सल्तनत। हम्म। एक के बाद एक 5 राजवंश। शुरुआत होती है गुलाम वंश से, और इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी भी बड़ी अजीब है। जिसने इतनी लड़ाइयां जीती, उसकी मौत पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई। इतिहास कभी कभी कितना अप्रत्याशित हो सकता है ना? हाँ, और इसी वंश ने हमें एक ऐसा किरदार दिया जो उस जमाने में सोचना भी मुश्किल था, रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश, जिन्हें सल्तनत का असली संस्थापक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही राजधानी को लाहौर से दिल्ली लाकर सत्ता को स्थिर किया था। उन्होंने अपने बेटों की जगह अपनी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना। ये तो एक बहुत ही प्रोग्रेसिव फैसला था। पर उनका शासन सिर्फ 4 साल ही चला। ऐसा क्यों? क्या तुर्की सरदार एक महिला को सुल्तान के तौर पर स्वीकार नहीं कर पाए? या वजह कुछ और थी? वजह सिर्फ महिला होना नहीं थी। वजह थी सत्ता पर नियंत्रण। इल्तुतमिश ने ही 40 सबसे वफादार तुर्की सरदारों का एक समूह बनाया था, जिसे तुर्कान चहलगानी कहते थे। अच्छा। ये समूह सल्तनत को चलाने में मदद करता था। लेकिन इल्तुतमिश के बाद ये 40 सरदार खुद को सुल्तान से ज्यादा ताकतवर समझने लगे। उन्हें एक कठपुतली शासक चाहिए था, और रजिया वो अपने फैसले खुद लेना चाहती थी। यही टकराव उनके पतन का कारण बना। तो असल लड़ाई लिंग की नहीं, सत्ता की थी। मतलब असली पावर सेंटर कोई और बन गया था। इसके बाद आते हैं खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी का नाम आते ही दिमाग में 2 बातें आती हैं। एक तो पद्मावत वाली कहानी, और दूसरा उनके बाजार सुधार। कहा जाता है कि उन्होंने हर चीज की कीमत तय कर दी थी। क्या वो बस महंगाई रोकना चाहते थे? वो उसका एक पहलू था, लेकिन असली वजह बहुत रणनीतिक थी। अलाउद्दीन को मंगोल आक्रमणों का लगातार डर था और उनसे लड़ने के लिए उसे एक बहुत बड़ी और स्थायी सेना चाहिए थी। बिल्कुल। अब सवाल ये था कि इतनी बड़ी सेना को वेतन कहाँ से दिया जाए। खजाना तो सीमित था, तो उसने एक दूसरा रास्ता निकाला। उसने चीजों की कीमतें इतनी कम कर दी कि सैनिकों को कम वेतन में भी आराम से गुजारा हो सके। ये एक शानदार आर्थिक इंजीनियरिंग थी जो पूरी तरह से सैन्य जरूरतों से प्रेरित थी। हाँ, ये आर्थिक नहीं बल्कि एक मिलिट्री पॉलिसी थी। एग्जैक्टली। अब आते हैं उस सुल्तान पर जिन्हें इतिहास में शायद सबसे ज्यादा गलत समझा गया है, मोहम्मद बिन तुगलक। राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाना, सांकेतिक मुद्रा चलाना, लोग अक्सर कहते हैं कि उनके सारे आइडिया फेल हो गए।
फेल कहना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। उनके आइडियाज अपने समय से बहुत आगे थे, पर उनका अमल, उनका एग्जीक्यूशन ठीक नहीं था। सांकेतिक मुद्रा का उदाहरण लेते हैं। उन्होंने तांबे के सिक्के चलाए और कहा कि इनकी कीमत चांदी के सिक्कों के बराबर होगी। लग भी कुछ ऐसा ही करना चाहता था। तो फिर गड़बड़ कहाँ हो गई? गड़बड़ ये हुई कि उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया कि इन सिक्कों की नकल भी की जा सकती है। उस जमाने में सिक्कों पर कोई खास सरकारी मोहर या डिजाइन नहीं होता था। नतीजा ये हुआ कि लोगों ने अपने घरों में ही तांबे के नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए। अच्छा। हाँ, बाजार नकली सिक्कों से भर गया और पूरी अर्थव्यवस्था ही ठप हो गई। आइडिया क्रांतिकारी था, पर उसका एग्जीक्यूशन विनाशकारी साबित हुआ। तो जब दिल्ली में ये सब उथल-पुथल और बड़े-बड़े प्रयोग चल रहे थे, तब क्या पूरा भारत शांत बैठा था? खासकर दक्षिण भारत में, वहां तो एक अलग ही दुनिया बस रही थी। बड़ा सांस्कृतिक और आर्थिक पावर हाउस बना रहा। विजयनगर का जिक्र आते ही राजा कृष्णदेव राय का नाम याद आता है। सुना है कि कई विदेशी यात्री उनके दौर में आए थे और उन्होंने इस शहर की शान शौकत के बारे में बहुत कुछ लिखा है। हाँ, पुर्तगाल से डोमिंगो पेज और इटली से निकोलो दे कॉन्टी जैसे यात्रियों ने विजयनगर को दुनिया के सबसे समृद्ध शहरों में से एक बताया। कृष्णदेव राय का दरबार अष्टदिग्गज यानी 8 महान तेलुगु कवियों से सुशोभित था। ये कला, साहित्य और व्यापार का एक ऐसा केंद्र था जिसकी चमक दिल्ली तक को फीका कर रही थी। लेकिन फिर 1565 में तालीकोटा की लड़ाई में इस महान साम्राज्य का अंत हो गया और इसने दक्षिण भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। एक तरफ ये सल्तनतें और साम्राज्य थे, लड़ाइयाँ और प्रशासन, लेकिन उसी दौर में एक और क्रांति भी चल रही थी, जो महलों और किलों से बाहर आम लोगों के बीच हो रही थी। भक्ति और सूफी आंदोलन। ये कबीर, गुरु नानक, रामानंद, मोइनुद्दीन चिश्ती, ये लोग कौन थे और ये क्या कर रहे थे? ये एक सामाजिक और आध्यात्मिक क्रांति थी। उस दौर के समाज में धर्म, जाति, कर्मकांड ये सब बहुत जटिल हो गए थे। इन संतों ने इन सभी बंधनों को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी पुजारी या मौलवी की जरूरत नहीं है, सिर्फ सच्ची भक्ति या प्रेम ही काफी है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने अपनी बात संस्कृत या अरबी में नहीं, बल्कि आम लोगों की भाषा में कही, हिंदी, पंजाबी, अवधी में। इसका क्या असर हुआ? सिर्फ एक धार्मिक आंदोलन नहीं था, ये उस दौर का सबसे बड़ा सामाजिक सुधार आंदोलन था। इसने लोगों को सोचने का एक नया नजरिया दिया। और फिर 1526 दिल्ली की सल्तनत का अंत होता है। पानीपत की पहली लड़ाई, बाबर इब्राहिम लोधी को हरा देता है। कहा जाता है कि इस लड़ाई में बाबर ने तोप खाने का इस्तेमाल किया था, जो भारत के लिए एक नई चीज थी। हाँ, तोप खाने ने लड़ाई का नतीजा तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और इसी के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प किरदार है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। कौन? बाबर के बेटे हुमायूं को शेर शाह सूरी नाम के एक अफगान सरदार ने हराकर दिल्ली से भगा दिया था। हाँ, शेर शाह सूरी। उनका शासन तो कितना, सिर्फ 5 साल ही चला ना? इतने कम समय में उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि आज भी उन्हें याद किया जाता है? शेर शाह एक बेहतरीन प्रशासक थे। आज हम जो रुपया इस्तेमाल करते हैं उसे एक स्टैंडर्ड सिक्का बनाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अच्छा। उन्होंने जमीन को मापने की एक व्यवस्थित प्रणाली जाब्ती शुरू की ताकि किसानों से सही लगान लिया जा सके। उन्होंने भ्रष्टाचार रोकने के लिए दाग यानी घोड़ों को दागने और चेहरा यानी सैनिकों का पूरा हुलिया दर्ज करने की प्रथा को फिर से शुरू किया। सच तो यह है कि उन्होंने प्रशासन का जो ढांचा तैयार किया उसी को बाद में अकबर ने अपनाया और बड़ा किया। शेर शाह को मुगल प्रशासन का असल आर्किटेक्ट कहा जा सकता है। और फिर आते हैं अकबर। उनका दौर तो जैसे किंवदंतियों से भरा है। उनके नवरत्न, बीरबल की कहानियां, दीने इलाही जैसा नया विचार। लेकिन इन कहानियों से परे एक शासक के तौर पर उनकी सबसे बड़ी देन क्या थी? एक शासक के तौर पर उनकी सबसे बड़ी देन थी मनसबदारी प्रणाली। मनसबदारी? हाँ, इसे आप उस जमाने का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर समझ सकती हैं। हर बड़े अधिकारी को एक मनसब यानी रैंक दिया जाता था। इस रैंक के 2 हिस्से थे, जात जो उसकी सैलरी तय करता था
और सवार, जिससे ये तय होता था कि उसे कितने घुड़सवार सैनिक रखने हैं। ये तो काफी व्यवस्थित लगता है। इसका फायदा क्या था? इसका सबसे बड़ा फायदा ये था कि यह पद वंशानुगत नहीं था। आपकी वफादारी और काबिलियत के आधार पर बादशाह आपको मनसब देता था, और आपके मरने के बाद आपकी जागीर और संपत्ति वापस साम्राज्य की हो जाती थी। इससे अकबर ने ये पक्का कर लिया कि कोई भी सरदार इतना शक्तिशाली और अमीर न हो जाए कि वो मुगलों के लिए ही खतरा बन जाए। ये साम्राज्य को एक साथ जोड़े रखने वाली गोंद थी एक तरह से। अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां और फिर औरंगजेब। औरंगजेब का शासनकाल बहुत लंबा था और विरोधाभासों से भरा हुआ। एक तरफ उनके समय में मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े आकार तक पहुंचा, लेकिन दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि उनकी नीतियों ने ही साम्राज्य के पतन की नींव रख दी। ये कैसे हुआ? एक खजाना खाली हो गया। उन्होंने 1679 में जजिया कर फिर से लगा दिया, जो गैर मुसलमानों पर लगता था और जिसे अकबर ने हटा दिया था। उन्होंने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया। इन फैसलों ने साम्राज्य के एक बड़े हिस्से, खासकर राजपूतों, सिखों और मराठों को नाराज कर दिया। तो साम्राज्य आकार में तो बढ़ रहा था, लेकिन अंदर से खोखला हो रहा था। और इसी खोखलेपन का फायदा नई शक्तियों ने उठाया, जैसे पश्चिम में शिवाजी और मराठा साम्राज्य। बिल्कुल, शिवाजी का उदय सीधे तौर पर औरंगजेब की दक्कन नीतियों की प्रतिक्रिया थी। उन्होंने एक कुशल प्रशासन की स्थापना की, जिसे अष्टप्रधान यानी 8 मंत्रियों के परिषद कहा जाता था। उन्होंने अपनी एक कर प्रणाली भी शुरू की, चौथ और सरदेश मुखी, जो वो मुगल इलाकों से वसूलते थे। हाँ, अपने प्रभाव वाले मुगल इलाकों से। ये मुगल सत्ता को एक सीधी चुनौती थी। और उत्तर में पंजाब में सिख धर्म का भी विकास हो रहा था। वो सिर्फ एक आध्यात्मिक यात्रा नहीं रह गई थी, है ना? सही कहा। गुरु नानक देव जी ने 15वीं सदी में जिस शांतिपूर्ण मार्ग की शुरुआत की थी, वो गुरु अर्जन देव जी की शहादत और गुरु तेग बहादुर जी के मृत्युदंड जैसी घटनाओं के बाद बदलने लगा। उत्पीड़न के जवाब में 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। इसने सिख समुदाय को एक संगठित और एक सैन्य रूप से सशक्त रूप दिया। ये उस दौर की राजनीतिक जरूरत थी। तो इस पूरी कहानी को देखने के बाद सल्तनत से लेकर मुगलों के पतन तक हम क्या सीखते हैं? हमने सत्ता का केंद्रीकरण देखा, फिर उसका बिखरना देखा, हमने प्रशासन में नए नए प्रयोग देखे और संस्कृतियों का संगम भी देखा। इस पर विचार करने के लिए एक अंतिम सवाल छोड़ते हैं। हमने शेरशाह और अकबर के भू राजस्व मॉडल की बात की, मुगलों की मनसबजारी प्रणाली की बात की। क्या ये प्रणालियां मुगलों के साथ ही खत्म हो गई, या फिर जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने भी प्रशासन के लिए इन्हीं मॉडलों को अपनी नींव बनाया? सदियों पुरानी इन सत्ता संरचनाओं और भक्ति जैसे सांस्कृतिक आंदोलनों की गूंज आज के भारतीय समाज और प्रशासन में कहाँ और कैसे सुनाई देती है? क्लैरिटी सर्कल, समझोगे तो चमकोगे।